हेलो। का हो? गेट काहे कबाड़ते? जब गेट लगा हुआ है तो गेट में काहे धक्का मारते हैं? उठाइए उठाइए उसको, हम आज धक्का मार के क्लास से बाहर करेंगे। उठाइए जो है, उठाइए उसको, खींच के लाइए तो उसको। फटा कहाँ है जी? जब गेट बंद है तो उसको कबाड़ेगा वो। ठीक है, उसमें खर्चा होता है गेट बनाने में। एक बार कबाड़े आप लोग तो फिर उसको बनाए, फिर दोबारा कबाड़िएगा, तिबारा कबाड़िएगा। ठीक है, अब एक बार गलती माफ हो जाता है, हर बार गलती थोड़े माफ करेंगे। क्या हुआ जी? लाइव कहाँ हुआ है? लाइव है? क्लास लाइव हो चुका है? यहाँ पे कमेंट काहे ना आ रहा है? चलिए आ जाइए, आ जाइए। मिला जी? लड़का मिला? राजन कुमार, आर चौहान, दीपक कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजेश विकास कुमार सिंह, दीपक, अजीत, श्रुति, सुरभि, सबको गुड इवनिंग। आ जाइए, वो लड़का खोज के लाइए हो, वीडियो बने हुए किए, खोज के लाइए वो सबको। आ जाइए। मिला जी? लड़का मिला? चलिए, सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद फिर से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पिछले क्लास में जो बताए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया? किसने? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण? दक्षिणा पथपति। किस शासक ने अपनी पत्नी के नाम से रजत मुद्रा? किसने? सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश का अगला महान शासक कौन? हालना। किस शासक के द्वारा गाथा सप्तशती की रचना? हाल के द्वारा ना। गाथा सप्तशती किस भाषा में? किस भाषा में? किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में लिखा गया था। हाल के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? गुणाद्य और सरवर्म। वृहद कथा के रचयिता? वृहद कथा। कातंत्र व्याकरण। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक? गौतमीपुत्र। उनका कार्यकाल 106 से 130। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? आए क्या? राजराज बिंद नरेश। गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? नासिक अभिलेख की रचना किसने की है? गौतमी बलश्री ने।
सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है उसका आंसर नहीं है सर। उसका आंसर तो सुरभि जी उसका आंसर क्लास में करवाए हैं, किसी क्लास में जाकर के देखिए करवाए हुए हैं, ठीक है। चलिए हाय मालवा से किस अभिलेख से यह पता चलता है कि गौतमीपुत्र आए नासिक ना गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष किस शासक के साथ हुआ था? आए कौन शासक के साथ? नहपान के साथ। वैनगंगा नदी के तट वैनकटक नगर को किसने बसाया? गौतमीपुत्र। और इस नगर को बसाने के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि? वैनकटक। वैनकटक। नासिक के कौन से क्षेत्र से नासिक के कौन से स्थान से सिक्के के भंडार? जोगल थम्बी। जोगल जोगल कैसे पता चलेगा वो हमको भी नहीं पता है। प्रीवियस ईयर जो 40 को क्वेश्चन लेके आए थे उसका आंसर बताए थे ना जी। रेगुलर क्लास कीजिए पता चल जाएगा, रेगुलर क्लास नहीं कीजिएगा नहीं पता चलेगा, वो हमको भी नहीं पता है कहां है, ठीक है। चलिए नासिक से मिले सिक्कों पर किसका चित्र अंकित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी और आए नहपान। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी वशिष्ठीपुत्र। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस राज्य का विजय किया तथा इस उपलक्ष्य में उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? आए आंध्र प्रदेश का। किसका? और आंध्र सम्राट की उपाधि। कौन सी उपाधि? कौन सी उपाधि? आए आंध्र सम्राट। आए वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी होगा, यहां पे वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी होगा। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी का संघर्ष किस वंश के शासक के साथ हुआ? आए शक शासक रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन ने वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी को पराजित किया। इसकी चर्चा किस अभिलेख? जूनागढ़ में ना। जूनागढ़ में ना। किस वंश का अंतिम महान शासक? सातवाहन वंश ना। किस शासक के सिक्कों पर जलपोत की आकृति देखने को मिलती है? यज्ञश्री। यज्ञश्री। नहीं बताए हैं। जय श्री कुमारी। तीर्थ कहा जाता है, नहीं बताए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों को क्या कहा जाता? 18 गो तीर्थ था ना, और 26 गो अध्यक्ष था ना जी। 18 गो तीर्थ 26 गो अध्यक्ष ने बताए हैं, एकदम बताए हुए हैं, समझ गए। हाँ चलिए गेट से आपको क्या दुश्मनी है? काहे गेट तोड़े आप? आपने तोड़े हैं? क्या दुश्मनी है गेट से? है तो आपने तोड़े हैं? बोलिए मम्मी कसम। बोलिए मम्मी कसम। अच्छा बोलिए ना, जो बोल रहे हैं सुनिए ना, जो बोल रहे हैं सुनिए। सीधा रंगदार मत बनिए ज्यादा, सीधा यहां से धकेल देंगे हम, ठीक है। रंगदारी जैसे बात मत करो, मारने लगेंगे कोई ना तुमको काम देगा, समझ गया। क्लास का रंगदार मास्टर होता है, समझ गया। सिस्टम में बात करो, नहीं तो 2 सेकेंड में हम तुमको सिस्टम में ला देंगे। तुम गेट नहीं तोड़ा है? तुम गेट नहीं तोड़ा है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? और तुम गेट तोड़ा है उसका वीडियो है मेरे पास, बोलो। इतना बच्चा लोग सब पीछे से प्रेशर मार रहा था, वहीं पर हम आगे फ्रंट पे खड़े थे, इस वजह से था तो वीडियो। तो तुम नहीं तोड़ा है? कहाँ है कार्ड? है कहाँ तुम्हारा कार्ड? कहाँ है कार्ड? कहाँ है? काहे नहीं कार्ड लाया है? कहाँ है कार्ड तुम्हारा? काहे नहीं लाया है कार्ड? कहाँ है तुम्हारा कार्ड? कहाँ है जी? तुम लोग सामान बर्बाद करते रहेगा, हम सामान लाते रहेंगे। एडमिशन नहीं लिया है जी, तो कार्ड कहीं लेके आता है? हैं? आज नहीं लाए, आगे से आज पहली बार छोड़ रहे हैं, समझ गया। आगे से रंगदारी करेगा ना सीधे धकेल देंगे, यहां से मर जाएगा।
कोई नहीं काम देगा, भागो यहां से। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है? विजय। चलिए आ जाइए, आ जाइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में है अजीत कुमार, आंध्र प्रदेश में, बताए तो है आंध्र प्रदेश में। चलिए आ जाइए। एमपी को काटिए, आंध्र प्रदेश होगा, जो बताए हैं वो याद रखिए ना। चलिए आ जाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा। क्या वो लड़का कुछ बोल रहा है? क्या कुछ बोल रहा है? क्या क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इधर आइए, इधर आइए, इधर। क्या बोल रहा है? ओ अच्छा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तुमको क्या पता है? इन लोग को रखे हैं कौन चीज के लिए रखे हैं? एक बार गेट तोड़ा, फिर लगाए, फिर तुम लोग तोड़ रहा है। इससे होता है क्या? देखिए गेट अगर टूट जाता है तो सामान सब है, टीवी है, सब चीज है। मान लिया जाए कोई खोले के लेके चल जाएगा। रात को तो हम यहां पे नहीं रहते हैं, रात को तो कोई स्टाफ यहां पे नहीं रहता है, कोई लेकर के चल जाएगा। बताइए, इसका मतलब है वो लड़का निश्चित तौर पे तोड़ा है। इसका मतलब है वो लड़का तोड़ा है, वो झूठ बोल रहा है कि नहीं तोड़े। 2018 से 2000 क्वेश्चन उसका बीबीटी हम कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सुरभि कुमारी? कहां कौन क्वेश्चन डाला हुआ है? ठीक है, कौन चीज का क्वेश्चन डाला हुआ? कौन बैच में कौन सा क्वेश्चन डाला हुआ है? इस बैच में कोई क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है। इस बैच में कौन चीज का क्वेश्चन डाला हुआ है? कौन टेस्ट का क्वेश्चन डाला हुआ? 2018 से 2022 तक कौन क्वेश्चन डाला हुआ है इस बैच में? इस बैच में तो कुछ नहीं डाले हैं हम। तो कौन आम की जगह इमली का बात आप कर रहे हैं? बताइए। ठीक है, दो 2018 से 2022 तक का जो क्वेश्चन डाला हुआ है उसका बीबीटी हम कर सकते हैं। क्या बीबीटी कर सकते हैं? ठीक है, कुछ स्पष्ट आपका मैसेज है ये नहीं है। समझिएगा कौन बैच का आप बात यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कमेंट हटा दीजिए यहां से। ये बीबीटी फीबीटी सब करते रहेगा। इस बैच में तो कोई क्वेश्चन बैंक सब हम डाले नहीं है। तब दूसरा बैच से आकर के इस बैच में क्या क्या मैं कर रही है। देखिए आप ही लोग बताइए, गेट तोड़ना सही बात है? बताइए कहां तक उचित है? गेट तोड़िएगा, कल के डेट में टीवी खोल के ले जाएगा, आप ही का क्लास एक सप्ताह बंद कर देंगे। इससे हानि किसको होगा? फिर एक सप्ताह हम तो लगाइए देंगे, ठीक है, हमको तो लगाना है ये है। लेकिन ऐसे कीजिएगा, आपके बैच का बच्चा गेट तोड़ रहा है, आप ही का एक सप्ताह क्लास बंद कर हो जाएगा। तो इससे हानि किसको होगा? हमको थोड़े होगा, हमको कुछ होने हानि होगा, समझे? और बताइए उसका प्रूफ मिल गया है तो बोल रहा है कि ऑस्कर मिलेगा। तो उस सबको हम रखे हैं काहे के लिए? सामान की सुरक्षा के लिए ही ना। ठीक है, ऑस्कर मिलेगा या क्या मिलेगा उससे उसको क्या मतलब है? बताइए। मौर्योत्तर काल मौर्योत्तर काल, देखिए ध्यान दीजिएगा। आप याद कीजिए, अब शांत हो जाइए, पढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में
हम आपको बताए थे कि दो प्रकार का शासन हम लोगों को देखने को मिलता है। एक मिलता है देसी और एक मिलता है विदेशी। देसी शासन में हम लोग शुंग, कण्व, सातवाहन, शुंग, कण्व, सातवाहन, ये तीनों राजवंश के विषय में पढ़ते हैं और ये तीनों राजवंश के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद विदेशी शासन हम लोगों को पढ़ना होता है और विदेशी शासन के अंतर्गत जो है हम लोगों को हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, इसके विषय में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो अब हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण के विषय में पढ़ेंगे। हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण के विषय में पढ़ेंगे, यानी विदेशी शासन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप हेडिंग मारिएगा मौर्योत्तर काल में विदेशी शासन। हेडिंग मारिएगा मौर्योत्तर काल में विदेशी शासन। मौर्योत्तर काल में विदेशी शासन, विदेशी शासन, मौर्योत्तर काल में विदेशी शासन। मौर्योत्तर काल में विदेशी शासन, मौर्योत्तर काल में विदेशी शासन। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो हिंद यवन था, शक था, पहलव था, कुषाण था, ये सभी विदेशी आक्रमणकारी था। इन सभी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को जीता और भारत के ऊपर आक्रमण कर भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को जीतकर भारत में शासन करने का काम किया। भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को जीता और भारत के ऊपर जो है शासन करने का काम किया, भारत के ऊपर शासन करने का काम किया। तो अब इन आक्रमणकारियों में सबसे पहला आक्रमणकारी हिंद यवन, हिंद यवन के बाद शक, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण। तो पहली बात तो यही याद रखिएगा, इन आक्रमणकारियों का जो है क्रम, सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो सबसे पहले हिंद यवन, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण, फिर जो है आपको कुषाण। और ये सभी जो आक्रमणकारी थे, देखिए जितने भी आक्रमणकारी हुए, सभी आक्रमणकारी भारत के ऊपर जो आक्रमण किया है वह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से, इस एरिया से भारत के ऊपर आक्रमण किया है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से मतलब इस एरिया से जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया है, इस एरिया से भारत के ऊपर आक्रमण किया है। और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से भारत के ऊपर आक्रमण करके, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से भारत के ऊपर आक्रमण करके इन्हीं क्षेत्रों को जीता और इन्हीं क्षेत्रों को जीत करके इन लोगों ने शासन करने का काम किया, इन्हीं क्षेत्रों को जीत करके इन लोगों ने शासन करने का काम किया। इन आक्रमणकारियों में सबसे पहला है हिंद यवन। अगर हम हिंद यवन शासकों की बात करें तो हिंद यवन शासक भारत में, हिंद यवन शासक की अगर हम लोग बात करें तो जो हिंद यवन शासक है, हिंद यवन शासक भारत में दो भाग में बंटकर शासन किया। हिंद यवन शासक जो है भारत में दो भाग में बंटकर शासन किया। एक आपको डेमिटिरियस कुल, डेमिटिरियस कुल और एक आपको यूक्रेटाइडिज कुल, एक आपको यूक्रेटाइडिज कुल, सॉरी यूक्रेटाइडिज कुल, यूक्रेटाइडिज कुल। हिंद यवन शासक दो भाग में बंटकर शासन किया, एक डेमिटिरियस, चलिए तो जो हिंद यवन शासक था, अभी तुरंत नहीं, एक सेकंड में तुरंत नहीं हुआ था। हिंद यवन शासक भारत में दो भागों में बंटकर शासन किया, हिंद यवन शासक भारत में दो भागों में बंटकर शासन किया, एक डेमिटिरियस और दूसरा यूक्रेटाइडिज।
डेमेट्रियस कुल के संस्थापक डेमेट्रियस थे। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी साकल पंजाब में पड़ता है, साकल को बनाकर अपनी राजधानी शासन प्रशासन किया। वही यूक्रेटाइडिस कुल के संस्थापक यूक्रेटाइडिस थे। यूक्रेटाइडिस ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करने का काम किया। वही जो डेमेट्रियस कुल है, डेमेट्रियस कुल के अगर सबसे महान शासक को देखें तो डेमेट्रियस कुल के सबसे महान शासक के रूप में चर्चा मिलता है आपको मिनांडर का। मिनांडर, और मिनांडर की अगर हम बात करें तो जो मिनांडर है यह आपको डेमेट्रियस कुल का ही सबसे महान शासक नहीं था, बल्कि मिनांडर जो है पूरे हिंद यवन शासकों में डेमेट्रियस कुल के शासक हो या यूक्रेटाइडिस कुल के शासक हो, सभी शासकों में सबसे महान शासक आपको मिनांडर हुए, सबसे महान शासक मिनांडर हुए। और अगर हम मिनांडर की बात करें तो जो मिनांडर है, मिनांडर की मुलाकात बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ हुआ। मिनांडर की मुलाकात जो है बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ हुआ। और जब मिनांडर की मुलाकात बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ हुआ, मिनांडर की मुलाकात जब बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ हुआ तो बौद्ध भिक्षुक नागसेन से मिनांडर ने प्रश्न पूछे। मिनांडर ने नागसेन से प्रश्न पूछे, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। इस प्रकार के प्रश्न मिनांडर ने नागसेन से पूछे और नागसेन ने उन तमाम प्रश्नों का उत्तर मिनांडर को दिया। नागसेन ने उन तमाम प्रश्नों का उत्तर जो है आपको मिनांडर को दिया। मिनांडर नागसेन के उत्तर से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। मिनांडर नागसेन के उत्तर से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और फिर मिनांडर नागसेन से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया। मिनांडर नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया और मिनांडर प्रथम विदेशी शासक हुए। मिनांडर जो है प्रथम विदेशी शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मिनांडर प्रथम विदेशी शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ है, उसकी चर्चा मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में है। उसकी चर्चा जो है कौन ग्रंथ में? मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में है। और जो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ है इसका संकलन नागसेन ने किया है। जो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ है इसका संकलन किसने किया है आपको? नागसेन ने। किसने किया है? नागसेन ने। और जो मिलिंद पन्हो है इसमें इसी बात का विवरण है कि मिनांडर ने कौन से प्रश्न पूछे हैं, नागसेन ने उस प्रश्न के कौन से उत्तर दिए हैं। इसी बात की चर्चा जो है आपको मिलिंद पन्हो में देखने को मिलता है। इसके बाद आगे है यूक्रेटाइडिस कुल। अगर हम लोग यूक्रेटाइडिस कुल की बात करें तो जो यूक्रेटाइडिस कुल है, यूक्रेटाइडिस कुल के सबसे महान शासक के रूप में चर्चा मिलता है आंती आल्किडस का चर्चा मिलता है। और जो आंती आल्किडस है, आंती आल्किडस का ही राजदूत बनकर हेलियोडोरस, कौन? हेलियोडोरस सुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में गया। आप नाम सुने हैं ना? इससे पहले भी सुंग वंश पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना। देखिए इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो पहले भी हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। उसी सब बात की चर्चा जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यूक्रेटाइडिस कुल के सबसे महान शासक आंती आल्किडस थे, उन्हीं का राजदूत बनकर हेलियोडोरस, कौन आपको? हेलियोडोरस किसके दरबार में गया? तो हेलियोडोरस जो है भागभद्र के दरबार में गया। सुंग वंश के नवे शासक भागभद्र, और भागभद्र किस धर्म को मानता था? भागवत धर्म। किस धर्म को? और उसी से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया। और हेलियोडोरस ने भगवान विष्णु के सम्मान में, भगवान विष्णु के सम्मान में जो है मध्य प्रदेश के या विदिशा या बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था ना? हाँ या ना? और ये जो आपको हिंद यवन शासक है, अगर हम लोग हिंद यवन शासकों की बात करें तो हिंद यवन शासकों के द्वारा भारत में कई प्रथा की शुरुआत पहली बार की गई है। कई चीजों की शुरुआत हिंद यवन शासकों के द्वारा
भारतवर्ष के भीतर पहली बार की गई है। तो कौन कौन सी चीजों की शुरुआत हिंद यवन शासकों के द्वारा भारतवर्ष में पहली बार की गई है? देखिए, सबसे पहले लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का। सबसे पहले लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का, यानी सोने के सिक्का पर लेख लिखा मतलब कुछ कुछ चीज लिखा। जैसे सिक्का जो होता है, मुद्रा जो होता है, जो रुपया है, उस पर आप देखेंगे कुछ कुछ लिखा हुआ होता है। समझिए, कुछ कुछ लिखा हुआ होता है। गवर्नर का नाम होता है, गवर्नर का साइन होता है, गवर्नर का साइन होता है, गवर्नर का साइन होता है। फिर कितना का नोट है ये लिखा हुआ होता है, कई भाषाओं में लिखा हुआ होता है ये सब चीज। तो भारत की अगर आप बात करेंगे ना, भारत का जो सबसे प्राचीनतम मुद्रा मिला है 500 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व या 500 ईस्वी पूर्व का भारत का सर्वप्रथम मुद्रा मिला है। और उस मुद्रा पर किसी भी चीज का जो है चित्र सब अंकित नहीं था, ठप्पा मारा हुआ था, उस पर ठप्पा मारा हुआ था, जिसे पंचमार्क सिक्का कहा जाता। पंचमार्क सिक्का कहा जाता। क्या कहा जाता? पंचमार्क सिक्का। इन्होंने हिंद यवन शासकों ने, इन्होंने मतलब हिंद यवन शासकों ने, हिंद यवन शासकों ने सोना के सिक्का पर लेख लिखवाया, मैं फलना शासक इतना अवधि से इतना अवधि तक शासन कर रहा हूं, मैं ये जो है सिक्का जारी कर रहा हूं। मतलब लेख लिखवाने का काम उन्होंने किया, चित्र उस पर अंकित करवाने का काम उन्होंने किया। तो सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का हिंद यवन शासकों ने ही जारी किया था। और हिंद यवन शासकों ने जो लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का जारी किया था, इसे ड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ड्रम। क्या कहा जाता है? ड्रम। ड्रम कहा जाता है। समझ गए? ड्रम कहा जाता है, ड्रम कहा जाता है। इसके बाद जो है नाटक। नाटक आप जीवन में कभी ना कभी निश्चित तौर पर देखे होंगे। और नाटक में आप देखे होंगे कि एक सीन जैसे ही खत्म हुआ तो पर्दा गिर जाता है, फिर थोड़ा देर के बाद पर्दा उठने के बाद दूसरा सीन का शुरुआत होता है, दूसरा सीन का शुरुआत होता है, फिर दूसरा सीन खत्म हुआ तो फिर से पर्दा गिर गया और फिर से पर्दा उठता है, तब तीसरे सीन की शुरुआत होती है। ऑनवर्ड ऐसे होता है, समझ गए? ऑनवर्ड ऐसे आगे होता है। तो नाटक के समय पर्दा गिराने की परंपरा की शुरुआत हिंद यवन शासकों ने ही किया है। नाटक के समय पर्दा गिराने की परंपरा की शुरुआत किसने किया? हिंद यवन शासकों ने, हिंद यवन शासकों ने। और नाटक के समय जो पर्दा गिराने की प्रथा की शुरुआत हिंद यवन शासकों ने किया है, इसको यवनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यवनिका। क्या कहा जाता है? यवनिका। यवनिका। नाटक के समय पर्दा गिराने की प्रथा को क्या कहा जाता है? यवनिका। क्या कहा जाता है? यवनिका। इसकी शुरुआत हिंद यवन शासकों ने किया है। इसके बाद जो हिंद यवन शासक थे उन्हें भारत का, देखिए भारत जो है ना शुरू से ही विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। सूती वस्त्र को लेकर, मसाला को लेकर, इन वस्तुओं को लेकर भारत शुरू से ही विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों में हिंद यवन शासकों को भारत का गोल मिर्च, जिसको आप लोग मरीच कहते हैं, क्या कहते हैं? मरीच। काला काला होता है, गोल होता है, गोल मिर्च, उसी को मरीच कहा जाता है। और जो भारत का गोल मिर्च था उसे हिंद यवन शासक काफी पसंद करते थे, काफी पसंद करते थे। और यही कारण है कि हिंद यवन शासक जो गोल मिर्च को पसंद करते थे उसे यवन प्रिय कहा गया। क्या कहा गया? यवन प्रिय। तो यवन प्रिय किसे कहा गया? गोल मिर्च। किसको कहा गया? गोल मिर्च। गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा गया। गोल मिर्च को क्या कहा गया? यवन प्रिय। यवन प्रिय कहा गया। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। इसके बाद हिंद यवन शासकों के बाद भारत में शकों ने शासन किया। किसने शासन किया? शकों ने। किसने शासन किया? शकों ने। देखिए शक के विषय में कहा जाता है कि शक मूलतः मध्य एशिया का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? मध्य एशिया का रहने वाला था। और शक यूची कबीला से पराजित हो गया था। और जो कुषाण है यहां पर, कुषाण यूची कबीला था। कुषाण कौन कबीला से संबंधित था? यूची कबीला। कौन कबीला से? यूची कबीला। यूची कबीला, यूची कबीला से संबंधित था कुषाण। तो शक जो है मध्य एशिया का रहने वाला था।
जो यूची कबीला यानी कुषाणों से पराजित हो गया, और कुषाणों से पराजित होकर के ही शक भारत आए, शक जो है भारत आए। और शकों के विषय में कहा जाता है कि यह चारागाह की खोज में भारत आया था। किसकी खोज में भारत आया? चारागाह। किसकी खोज में? शक चारागाह की खोज में जो है आपको भारत आया। और शकों के विषय में कहा जाता है कि शकों ने भी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से ही भारत पर आक्रमण किया, और भारत को शकों ने भी जीतने का काम किया। और शकों के विषय में यह कहा जाता है कि शकों ने जिस प्रकार से हिंद यवन शासकों ने 3 भाग में बंटकर शासन किया, 2 भाग में बंटकर शासन किया, हिंद यवन शासकों ने 2 भाग में बंटकर शासन किया, डेमेट्रियस कुल और यूक्रेटाइडिस कुल, उसी प्रकार से जो है शकों ने 4 भाग में बंटकर शासन किया। शकों ने 4 भागों में बंटकर शासन किया, और शकों ने जो 4 भागों में बंटकर शासन किया उसमें एक आपको तक्षशिला का क्षत्रप, एक आपको तक्षशिला का क्षत्रप, दूसरा आपको मथुरा का क्षत्रप, मथुरा का क्षत्रप, तीसरा आपको नासिक का क्षत्रप, और चौथा आपको उज्जैन का क्षत्रप, चौथा आपको उज्जैन का क्षत्रप। देखिए, कुछ शक शासकों ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। जिन शक शासकों ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया उसे तक्षशिला का क्षत्रप, जिन शक शासकों ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया उसे मथुरा का क्षत्रप, और जिन शक शासकों ने नासिक को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया उसे नासिक का क्षत्रप, और जिन शक शासकों ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया उसे उज्जैन का क्षत्रप। क्या कहा गया? उज्जैन का क्षत्रप। इन सभी क्षत्रपों में जो सबसे शक्तिशाली क्षत्रप के रूप में जो सबसे शक्तिशाली क्षत्रप के रूप में उभरकर सामने आया था वह था आपको उज्जैन का क्षत्रप। कौन क्षत्रप? आपको उज्जैन का क्षत्रप, उज्जैन का क्षत्रप। अगर हम लोग उज्जैन के क्षत्रप की बात करें तो उज्जैन के क्षत्रप वंश के संस्थापक हुआ करते थे चाष्टान। उज्जैन के क्षत्रप वंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे? चाष्टान हुआ करते थे। वहीं उज्जैन के क्षत्रप वंश के जो सबसे महान शासक हुए, उज्जैन के क्षत्रप वंश के सबसे महान शासक हुए रुद्रदामन। सबसे महान शासक कौन हुए? रुद्रदामन उज्जैन के क्षत्रप वंश के सबसे महान शासक, और रुद्रदामन उज्जैन के क्षत्रप वंश के ही सबसे महान शासक नहीं बल्कि पूरे शक शासकों में, सभी शक शासकों में सबसे महान शासक रुद्रदामन हुआ। और रुद्रदामन के विषय में कहा जाता है कि रुद्रदामन जो है संस्कृत प्रेमी था। रुद्रदामन जो है संस्कृत प्रेमी था। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था, और कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष के भीतर सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी करने वाला शासक है रुद्रदामन। पूरे भारतवर्ष के भीतर जो है संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख जारी करने वाला शासक कौन है? रुद्रदामन। और रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में जो अभिलेख जारी किया है उसे जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहा जाता है। और साथ ही साथ रुद्रदामन के विषय में यह भी कहा जाता है कि रुद्रदामन का संघर्ष जो है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के साथ हुआ था, और उस संघर्ष में रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को पराजित किया था। और फिर इन्होंने जो है आपको सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। वही सुदर्शन झील की बात कर रहे हैं जिस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आप याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने ही करवाया था। उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने भी करवाया था। वहीं अगर बात की जाए उज्जैन के क्षत्रपों के अंतर्गत सबसे अंतिम शासक कौन हुआ, या पूरे शक शासकों में सबसे अंतिम शासक कौन हुआ, तो पूरे शक शासकों में अंतिम शासक हुए रुद्र सिंह तृतीय। अंतिम शासक कौन हुए? रुद्र सिंह तृतीय। और जो रुद्र सिंह तृतीय था, ये इनका संबंध उज्जैन से था, उज्जैन के क्षत्रप से था। उज्जैन के क्षत्रप से इनका संबंध था, और ये उज्जैन के
अंतिम शक शासक हुए। और ये उज्जैन के ही अंतिम शक शासक नहीं हुए, बल्कि भारत के भीतर जितने भी शकों ने शासन किया, जितने भी शक शासकों ने शासन किया, उन सभी शक शासकों में अगर देखा जाए तो उन सभी शक शासकों में जो है सबसे अंतिम शासक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अंतिम शासक हुए रुद्र सिंह तृतीय हुए। कौन हुए? रुद्र सिंह तृतीय हुए। और इसके अलावा इन सभी क्षत्रपों का बहुत ज्यादा महत्व है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आप बात जान लीजिए। जैसे नासिक का क्षत्रप, नासिक के क्षत्रप वंश के संस्थापक की अगर हम लोग बात करें तो नासिक के क्षत्रप वंश के संस्थापक हुआ करते थे भूमक। वही इस वंश के सबसे महान शासक हुए नहपान। इस वंश के सबसे महान शासक हुए नहपान। और नहपान का संघर्ष आप याद कीजिए, नहपान का संघर्ष किसके साथ हुआ था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वैनगंगा नदी के तट पर नहपान को पराजित करके संपूर्ण नासिक के शासित क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हाँ या ना? इसके बाद मथुरा के क्षत्रप वंश के संस्थापक हुए राजुल या राजबुल। तक्षशिला के क्षत्रप वंश के संस्थापक हुए मेउस। कौन हुए? मेउस। समझिए, तक्षशिला के क्षत्रप वंश के संस्थापक कौन हुए? मेउस। देखिए, इस सब के विषय में बहुत ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, थोड़ा बहुत पूछता है तो थोड़ी बहुत जानकारी जो है इस सब के विषय में होनी चाहिए। ये सब नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रदामन के विषय में बात निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, समझ गए? और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी शक शासकों में हमने आपको बताया अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय हुआ। और अगर रुद्र सिंह तृतीय की हम लोग बात करें तो रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर भारत से बाहर किया था जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक था। वहां पर चर्चा करेंगे क्यों इसको पराजित किया, क्यों इसको भारत से बाहर किया। तो आगे जो है हम आपके साथ इस बात की चर्चा करेंगे। लेकिन आप ध्यान में इस बात को रखिएगा कि जो अंतिम शक शासक है रुद्र सिंह तृतीय, इसे गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया और भारत से बाहर किया। अगर शकों की बात की जाए तो शकों को भारत से बाहर करने का श्रेय गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है। शकों के बाद भारत के ऊपर आक्रमण जिसका हुआ है वह है आपको पहलव। कौन है? पहलव। अगर पहलव की हम लोग बात करें तो जो पहलव वंश के शासक जो है मूलतः पर्सिया यानी ईरान का रहने वाला था। पर्सिया कहिए या ईरान कहिए, दोनों एक ही बात है। ये लोग जो है आपको ईरान के रहने वाले थे। पहलव वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो पहलव वंश के संस्थापक हुआ करते थे मिथ्रेडेटस प्रथम। कौन हुआ करते थे? मिथ्रेडेटस प्रथम जो है पहलव वंश के संस्थापक हुआ करते थे। वही इस वंश के जो सबसे महान शासक है, इस वंश के सबसे महान शासक के रूप में चर्चा मिलता है आपको गोंडोफर्निस का चर्चा मिलता है। और गोंडोफर्निस के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी राजधानी पेशावर को बनाकर, किसको बनाकर? पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। और कहा जाता है कि गोंडोफर्निस का उनकी राजधानी पेशावर से एक अभिलेख मिला है जिसे तख्त ए बही अभिलेख कहा जाता है। और जो तख्त ए बही अभिलेख है, यही तख्त ए बही अभिलेख से हमें गोंडोफर्निस के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और गोंडोफर्निस के विषय में कहा जाता है कि इनके समय एक पुर्तगाली यात्री भारत की यात्रा पर आया था। और जो पुर्तगाली यात्री भारत की यात्रा पर आया था उनका नाम था सेंट थॉमस पुर्तगाल का रहने वाला था। ईसाई धर्म को मानता था और ईसाई धर्म के प्रचार करने को लेकर ही सेंट थॉमस भारत की यात्रा पर आया था। और जब यह भारत की यात्रा पर आया था तो उस समय गोंडोफर्निस का शासन हुआ करता था, पहलवों का शासन था। गोंडोफर्निस का शासन जो है आपको हुआ करता था। क्लियर है? तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, इसको याद रखिएगा। फिर पहलव के बाद अगर आप देखेंगे तो पहलवों के बाद जो शासन हुआ है आपको कुषाणों का। किसका शासन हुआ है? कुषाण का शासन हुआ है। अगर कुषाण की हम लोग बात करें तो मौर्योत्तर काल में जो आपने सुंग, कण्व, सातवाहन, हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण, इन सभी राजवंशों के विषय में जो आप लोगों को पढ़ना है, इन सभी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वह आपको कुषाण वंश है। कौन वंश है?
कुषाण वंश जो है आपको सबसे ज्यादा महत्व का है, समझ गए। तो कुषाण वंश को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, बाद बाकी के विषय में बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, ना के बराबर प्रश्न पूछा जाता है या कभी कताल प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वहीं पर अगर कुषाण की हम बात करें तो कुषाण से बहुतों की संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है। तो कुषाण को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, बाद बाकी ये सब बहुत ज्यादा महत्व का है नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी जो है आपको होनी चाहिए बस, ठीक है। अब नीचे से नोट डाउन करना आप प्रारंभ कीजिए। लिखिए, मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण हुए। 4 विदेशी आक्रमण हुए। 4 विदेशी आक्रमण हुए जिसका क्रम निम्न है। 4 विदेशी आक्रमण हुए जिसका क्रम निम्न है, जिसका क्रम निम्न है, जिसका क्रम निम्न है, जिसका क्रम निम्न है। 1 नंबर में हिंद यवन, 1 नंबर में हिंद यवन। 2 नंबर में शक, 2 नंबर में शक। 3 नंबर में पहलव, पहलव। 4 नंबर में कुषाण, 4 नंबर में कुषाण, 4 नंबर में कुषाण, 4 नंबर में कुषाण, 4 नंबर में कुषाण। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए हिंद यवन। हिंद यवन। हिंद यवन डैश देकर। मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में सबसे पहले, मौर्योत्तर काल में सबसे पहले मौर्योत्तर काल में सबसे पहले हिंद यवन आक्रमण हुआ। हिंद यवन शासकों ने भारत में 2 वर्गों में बंटकर हिंद यवन शासकों ने भारत में 2 वर्गों में बंटकर हिंद यवन शासकों ने भारत में 2 वर्गों में बंटकर शासन किया। एक नंबर में डेमिटिरियस कुल, 2 नंबर में यूक्रेटाइडिज कुल। 1 नंबर में डेमिटिरियस कुल, 2 नंबर में यूक्रेटाइडिज कुल। 1 नंबर में डेमिटिरियस कुल, 2 नंबर में यूक्रेटाइडिज कुल। 1 नंबर में डेमिटिरियस कुल, 2 नंबर में यूक्रेटाइडिज कुल। 2 नंबर में यूक्रेटाइडिज कुल, 2 नंबर में यूक्रेटाइडिज कुल। अब लिखिएगा डेमिटिरियस कुल डैश देकर। 1 नंबर में डेमिटिरियस कुल,
स्कूल के संस्थापक डेमेट्रियस थे। 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 उन्होंने अपनी राजधानी पंजाब के साकल को बनाकर शासन प्रशासन किया। शासन प्रशासन किया। इस वंश के सबसे महान शासक मिनांडर हुए। इस वंश के सबसे महान शासक मिनांडर हुए। फुल स्टॉप। मिनांडर की मुलाकात बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ हुआ। मिनांडर की मुलाकात बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ हुआ। इस मुलाकात के दौरान मिनांडर ने नागसेन से प्रश्न किए। नागसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिया। जिसका संकलन मिलिंद पन्हो में देखने को मिलता है। जिसका संकलन मिलिंद पन्हो में देखने को मिलता है। मिलिंद पन्हो का संकलन
नागसेन ने किया है। मिलिंद पन्हो का संकलन नागसेन ने किया है, जो एक बौद्ध भिक्षुक था। मिलिंद पन्हो का संकलन नागसेन ने किया है, जो एक बौद्ध भिक्षुक था। मिलिंद पन्हो का संकलन नागसेन ने किया है, जो एक बौद्ध भिक्षुक था। मिलिंद पन्हो का संकलन नागसेन ने किया है, जो एक बौद्ध भिक्षुक था। जो एक बौद्ध भिक्षुक था। जो एक बौद्ध भिक्षुक था। फुल स्टॉप। नागसेन से प्रभावित होकर ही मीनांडर ने 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 मीनांडर ने मीनांडर ने नागसेन से प्रभावित होकर ही मीनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नागसेन से प्रभावित होकर मीनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फुल स्टॉप। मीनांडर प्रथम विदेशी शासक हुआ। मीनांडर प्रथम विदेशी शासक हुआ। मीनांडर प्रथम विदेशी शासक हुआ जो भारत पहुंचकर मीनांडर प्रथम विदेशी शासक हुआ जो भारत पहुंचकर बौद्ध धर्म को अपनाया। 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 आगे हेडिंग मारिए यूक्रेटाइडिज कुल। आगे हेडिंग मारिए यूक्रेटाइडिज कुल। यूक्रेटाइडिज कुल। डैश देकर। स्कूल के संस्थापक यूक्रेटाइडिज थे। 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 यूक्रेटाइडिज थे। उन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाकर उन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाकर शासन प्रशासन किया। इस वंश के सबसे महान शासक आंती आल्किडस हुए। इस वंश के सबसे महान शासक आंती आल्किडस हुए। इस वंश के सबसे महान शासक आंती आल्किडस हुए। इस वंश के सबसे महान शासक आंती आल्किडस हुए। आंती आल्किडस हुए। फुल स्टॉप। आंती आल्किडस का राजदूत बनकर ही आंती आल्किडस का राजदूत बनकर ही आंती आल्किडस का राजदूत बनकर ही हेलियोडोरस आंती आल्किडस का राजदूत बनकर ही हेलियोडोरस आंती आल्किडस का राजदूत बनकर ही हेलियोडोरस हेलियोडोरस शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में गया। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में गया। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में गया। भागभद्र के दरबार में गया। फुल स्टॉप।
फुल स्टॉप। भागभद्र से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने 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 भागवत धर्म को अपना लिया। भागभद्र से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया। भागभद्र से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया। भागभद्र से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया। भागभद्र से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया। भागवत धर्म को अपना लिया। भागवत धर्म को अपना लिया। और भगवान विष्णु के सम्मान में और भगवान विष्णु के सम्मान में और भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। अब नीचे से नोट देकर के 3 पॉइंट लिखना है। नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने ही भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने ही भारत में लेखयुक्त और चित्रयुक्त सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने ही भारत में लेखयुक्त और चित्रयुक्त सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने ही भारत में लेखयुक्त और चित्रयुक्त लेखयुक्त और चित्रयुक्त लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का जारी किया। लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का जारी किया, जिसे ड्रम कहा गया, जिसे ड्रम कहा गया, जिसे ड्रम कहा गया। दो नंबर में नाटक के समय पर्दा गिराने की प्रथा, नाटक के समय पर्दा गिराने की प्रथा नाटक के समय पर्दा गिराने की प्रथा यानी यवनिका यानी यवनिका यानी यवनिका 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 की शुरुआत यवनिका की शुरुआत हिंद यवन शासकों ने किया। यवनिका की शुरुआत हिंद यवन शासकों ने किया। हिंद यवन शासकों ने किया। आगे नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर में, हिंद यवन शासकों को भारत का गोल मिर्च काफी पसंद था। हिंद यवन शासकों को भारत का गोल मिर्च काफी पसंद था। हिंद यवन शासकों को भारत का गोल मिर्च काफी पसंद था।
गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा गया? आगे हेडिंग मारिए शक, आगे हेडिंग मारिए शक, सो को शक, शक। लिखिए हिंद यवन के बाद, हिंद यवन के बाद, हिंद यवन के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ। हिंद यवन के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ। हिंद यवन के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ। हिंद यवन के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ। शक मूलतः मध्य एशिया का रहने वाला था। शक मूलतः मध्य एशिया का रहने वाला था। शक मूलतः मध्य एशिया का रहने वाला था जो यूची कबीला से पराजित होकर, जो यूची कबीला से पराजित होकर, यूची कबीला से पराजित होकर, यूची कबीला से पराजित होकर, यूची कबीला से पराजित होकर चारागाह की खोज में, यूची कबीला से पराजित होकर चारागाह की खोज में, यूची कबीला से पराजित होकर चारागाह की खोज में, चारागाह की खोज में भारत आया था। चारागाह की खोज में भारत आया था। फुल स्टॉप। शकों ने भारत में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की। शकों ने भारत में शकों ने भारत में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की। शकों ने भारत में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की। शकों ने भारत में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की। नीचे से शक भारत में 4 भागों में बंटकर शासन किया। शक भारत में 4 भागों में बंटकर शासन किया। शक भारत में 4 भागों में बंटकर शासन किया। शक भारत में 4 भागों में बंटकर शासन किया। शक भारत में 4 भागों में बंटकर शासन किया। 1 नंबर में उज्जैन का क्षत्रप, 1 नंबर में उज्जैन का क्षत्रप, 1 नंबर में उज्जैन का क्षत्रप, उज्जैन का क्षत्रप डैश देकर, 1 नंबर में उज्जैन का क्षत्रप और डैश देकर लिखिएगा। स्कूल के संस्थापक चास्टान थे। स्कूल के संस्थापक चास्टान थे। स्कूल के संस्थापक चास्टान थे। वहीं स्कूल के संस्थापक चास्टान थे। वहीं इस वंश के सबसे महान शासक सबसे महान शासक रुद्रदामन हुए। रुद्रदामन हुए जो संस्कृत प्रेमी था। जो संस्कृत प्रेमी था। रुद्रदामन हुए जो संस्कृत प्रेमी था। जो संस्कृत प्रेमी था। जो संस्कृत प्रेमी था। उन्होंने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में
उन्होंने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में उन्होंने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जारी किया। 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 रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें 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 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की चर्चा देखने को मिलती है। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की चर्चा देखने को मिलती है। अशोक दोनों की चर्चा देखने को मिलती है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य 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 ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में 57 ईस्वी पूर्व में संतावन ईस्वी पूर्व में कॉस्ट में कुछ स्रोतों में 58 ईस्वी पूर्व में 57 ईस्वी पूर्व में कॉस्ट में कुछ स्रोतों में 58 ईस्वी पूर्व में कुछ स्रोतों में 58 ईस्वी पूर्व में एक संवत चलाया 57 ईस्वी पूर्व में कॉस्ट में कुछ स्रोतों में 58 ईस्वी पूर्व में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है 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 जिसे शक संवत कहा जाता है। अरे उधर का लाइट काहे कट गया जी? पीछे वाला लाइट कट गया है, ये कैसे हो गया है? उड़ा दिए का हो आप लोग? बोर्ड का भी लाइट कट गया है। बोर्ड चल रहा है, लाइट सब कैसे कट गया? स्टाफ कहां गया जी? अरे कहां गए आप लोग?
अरे कहां चले गए हैं जी? क्या बोले ये सबको, ये सब भी आदत से लाचार है। अरे कहां है जी आप लोग? देखिए उधर लाइट काहे कटा है, देखिए उधर। चलिए अपना 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 मोबाइल जला के लिखिए तो, लिखिए लाइट कट गया, इधर तो है ये, पता नहीं उधर क्या हो गया है। चलिए सक संबत चलाया, फुल स्टॉप। संभवतः 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 भारत का प्रथम संबत शक संबत को ही माना जाता है। संभवतः भारत का प्रथम संबत शक संबत को ही माना जाता है। संभवतः भारत का प्रथम संबत शक संबत को ही माना जाता है। संभवतः भारत का प्रथम संबत शक संबत को ही माना जाता है। संभवतः भारत का प्रथम संबत शक संबत को ही माना जाता है। संभवतः भारत का प्रथम संबत शक संबत को ही माना जाता है। चलिए आगे स्टार मार के लिखिएगा। अंतिम शक शासक के रूप में, अंतिम शक शासक के रूप में, अंतिम शक शासक के रूप में रुद्र सिंह तृतीय, अंतिम शक शासक के रूप में रुद्र सिंह तृतीय, अंतिम शक शासक के रूप में रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय का विवरण देखने को मिलता है। रुद्र सिंह तृतीय का विवरण देखने को मिलता है। जिसे गुप्त शासक, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया। जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया और शक शासित क्षेत्र को, और शक शासित क्षेत्र को, और शक शासित क्षेत्र को, शक शासित क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य में मिला लिया। चलिए आगे हेडिंग मारिए। नासिक का क्षत्रप, नासिक का क्षत्रप, हेडिंग मारिए नासिक का क्षत्रप। नासिक का क्षत्रप। इस वंश के संस्थापक भूमक थे, इस वंश के संस्थापक भूमक थे, इस वंश के संस्थापक भूमक थे। तो वहीं इस वंश के संस्थापक भूमक थे, तो वहीं सबसे महान शासक नहपान हुए, तो वहीं सबसे महान शासक नहपान हुए, तो वहीं सबसे महान शासक नहपान हुए, तो वहीं सबसे महान शासक नहपान हुए। तो वहीं सबसे महान शासक नहपान हुए, नहपान हुए, नहपान हुए, नहपान हुए। जिसे वैनगंगा नदी के तट पर, 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 वैनगंगा नदी के तट पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, जिसे वैनगंगा नदी के तट पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित कर, जिसे वैनगंगा नदी के तट पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित कर, जिसे वैनगंगा नदी के तट पर
जिसे वैनगंगा नदी के तट पर पराजित कर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने संपूर्ण शक शासित क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। संपूर्ण शक शासित क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। संपूर्ण शक शासित क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। संपूर्ण शक शासित क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। संपूर्ण शक शासित क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे, मथुरा के क्षत्रप वंश के संस्थापक राजूल थे। आगे स्टार मार के लिखते जाइए। मथुरा के क्षत्रप वंश के संस्थापक राजूल थे। मथुरा के क्षत्रप वंश के संस्थापक राजूल थे। आगे, तक्षशिला के क्षत्रप वंश के संस्थापक मेउस थे। मथुरा के क्षत्रप वंश के संस्थापक राजूल 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 थे। आगे, तक्षशिला के क्षत्रप वंश के संस्थापक मेउस थे। 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 मेउस थे। आगे हेडिंग मारिएगा पहलव। पहलव, पहलव, पहलव डैश देकर लिखिए। पहलव मूलतः पर्सिया अर्थात ईरान के रहने वाले थे। पहलव मूलतः पर्सिया अर्थात ईरान के रहने वाले थे। पहलव मूलतः पर्सिया अर्थात ईरान के रहने वाले थे। पहलव मूलतः पर्सिया अर्थात ईरान के रहने वाले थे। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम को माना जाता है। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम को माना जाता है। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम को माना जाता है। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम को माना जाता है। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम को माना जाता है। तो वहीं इस वंश का सबसे महान शासक गोंडो फर्निस को माना जाता है। गोंडो फर्निस को माना जाता है। इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी पाकिस्तान के पेशावर को बनाया। इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी पाकिस्तान के पेशावर को बनाया। पाकिस्तान के पेशावर को बनाया। फुल स्टॉप। गोंडो फर्निस का एक अभिलेख, गोंडो फर्निस का एक अभिलेख, हां उसी में गोंडो फर्निस का एक अभिलेख खरोष्टी लिपि में, गोंडो फर्निस का एक अभिलेख खरोष्टी लिपि में, गोंडो फर्निस का एक अभिलेख खरोष्टी लिपि में, गोंडो फर्निस का एक अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिला है, जिसे तख्त ए बही कहा जाता है। गोंडो फर्निस का एक अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिला है, जिसे तख्त ए बही कहा जाता है, जिसे तख्त ए बही कहा जाता है, जिसे तख्त ए बही कहा जाता है। यह अभिलेख पाकिस्तान से मिला है। यह अभिलेख पाकिस्तान से मिला है। यह अभिलेख पाकिस्तान से मिला है।
यह अभिलेख पाकिस्तान से मिला है, यह अभिलेख पाकिस्तान से मिला है, फुल स्टॉप। गोंडो फर्निस के शासनकाल के समय ही, गोंडो फर्निस के शासनकाल के समय ही गोंडो फर्निस के शासनकाल के समय ही, गोंडो फर्निस के शासनकाल के समय ही पुर्तगाली यात्री सेंट थॉमस, गोंडो फर्निस के शासनकाल के समय ही पुर्तगाली यात्री सेंट थॉमस, गोंडो फर्निस के शासनकाल के समय ही पुर्तगाली यात्री सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर, पुर्तगाली यात्री सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर, पुर्तगाली यात्री सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर भारत आया। सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर भारत आया। चलिए आगे हेडिंग मारिए कुषाण वंश, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कुषाण, समझे? आ जाइए याद करते हैं इतना पहले। आइए बोर्ड पे लिख लिए है ना, आइए बोर्ड पे, बोर्ड पे आ गए। आ जाइए बोर्ड पे। मौर्योत्तर काल में जो 4 विदेशी आक्रमण हुआ उसका क्रम क्या है? हिंद यवन शक पल्लव और सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का किसने जारी किया? और लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने के सिक्का को क्या कहा? नाटक के समय पर्दा गिराने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? और उसे क्या कहा जाता है? गोल मिर्च को क्या कहा जाता है? गोल मिर्च को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हिंद यवन शासकों को गोल मिर्च पसंद, क्योंकि हिंद यवन शासकों को गोल मिर्च पसंद था। ठीक है, हिंद यवन शासकों को गोल मिर्च पसंद था। क्लियर? इसके बाद हिंद यवन शासक भारत में कितने भाग में बंटकर शासक? कितने भाग में? पहला, दूसरा, डेमेट्रियस कुल के संस्थापक। इन लोगों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चलिए, यूक्रेटाइडिस कुल के संस्थापक, राजधानी किसे बनाया? अच्छा, डेमेट्रियस कुल के सबसे महान शासक, पूरे हिंद यवन शासकों में सबसे महान शासक। इनका वार्तालाप किस बौद्ध भिक्षुक के साथ हुआ? दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसकी चर्चा किस साहित्य में है? मिलिंद पन्हो के रचयिता आए नाग से। इसके बाद प्रथम विदेशी शासक जो भारत आकर बौद्ध धर्म को अपनाया, कौन? अच्छा, यूक्रेटाइडिस कुल के संस्थापक। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? स्कूल के सबसे महान शासक। आंटी-आल्किडस का राजदूत बनकर कौन भागभद्र के दरबार में गया? कौन गया था? विदिशा या बेस्ट नगर में गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया? हिंद यवन के बाद भारत में किसका आक्रमण हुआ? शक कहां के रहने वाले थे? किससे पराजित होकर भारत आए? यूची। कितने भागों में बंटकर शासन किया? कितने भागों में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तक्षशिला के क्षत्रप वंश के संस्थापक, मथुरा के क्षत्रप वंश, नासिक के क्षत्रप वंश, उज्जैन के क्षत्रप वंश। सभी शक शासकों में सबसे महान शासक कहां से संबंधित था? संस्कृत प्रेमी था। संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख किसने जारी किया?
संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख? प्रथम अभिलेख। अच्छा, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शक शासक ने किया? किस शक शासक ने किया? किस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की चर्चा है? जूना, किसमें? जूनागढ़ में ना। अंतिम शक शासक, अंतिम शक शासक, इसको भारत से बाहर किसने किया? हाँ, चंद्रगुप्त, 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 विक्रमादित्य ना। चलिए, पहलव वंश के शासक मूलतः कहां के रहने वाले थे? पर्सिया या पहलव वंश के संस्थापक? मिथ्रेडेटस। सबसे महान शासक, सबसे महान शासक? राजधानी? तख्ते बही अभिलेख किसका? तख्ते बही अभिलेख किसका? कौन लिपि में लिखा हुआ है? खरोष्टी। कौन लिपि में? ये कहां से प्राप्त हुआ? पाकिस्तान। कहां से प्राप्त हुआ है? सेंट थॉमस किस धर्म को प्रचार करने के लिए आए? किस धर्म का प्रचार करने के लिए? किसके समय आया था? किसके समय आया था? किसके समय? गोंडो हर्मिस। चलिए क्वेश्चन पलटिए। अब देखिए, क्वेश्चन यहां पे नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करवाएंगे। कहां तक क्वेश्चन हो गया था? हाय, कहां तक क्वेश्चन हो गया था? 80 तक। निकालिए 81 नंबर। 81 हो गया था। निकालिए 82, 82, 82 नंबर। 82। बंगाल के किस शासक की जीवन कथा पर आधारित रामचरित पुस्तक की रचना संध्याकर नंदी ने की है? रामपाल। रामपाल। 82 का आंसर ए रामपाल। 83 मिलान करे रचना और संबंधित वंश। मुद्रा राक्षस का संबंध है मौर्य काल। मुद्रा राक्षस मौर्य काल। 3 कथा सरित सागर का संबंध है मौर्य काल। 5 मौर्य काल। 5 नीति सार का संबंध है गुप्त काल। 1 गुप्त काल। 1 मालविका अग्निमित्रम का संबंध है शुंग वंश। 2 महाभाष्य का संबंध है शुंग काल। 4 3 5 1 2 4 3 5 1 2 4 सी। 83 का आंसर सी। 83 का आंसर क्या होगा? सी। 83 सी। 84 यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक? टेसियस, हेरोडोटस, ए तथा बी दोनों? डायमेकस। टेसियस और हेरोडोटस होगा। 84 ए और बी दोनों, यानी 84 का आंसर भी सी। क्या हो जाएगा? सी। कौन सुमेलित नहीं है? टेसियस ईरान का राजवेद था, सही है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, सही है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है, सही है। टोलेमी को इतिहास का पिता कहा जाता? नहीं, गलत है। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, टोलेमी को नहीं, बल्कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता, ना कि टोलेमी। गलत है, डी। 86 ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक? टोलेमी। ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक, यानी 86 का आंसर बी। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 87 सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे? निर्याकस, ओने सिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। उपर्युक्त सभी? सभी। 87 का आंसर डी। डी। क्वेश्चन लगा करके रखा कीजिए, आप ही को बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं आया था तो मंगाइएगा ना, क्लास में रहते हैं, पता नहीं रहता है। समझ गए? क्लास से तुरंत निकलने के बाद क्लास लगाइए, मेरे आने से पहले क्लास लगा रहना चाहिए, ठीक है? सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूत थे, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था? टेसियस राजदूत नहीं था, बल्कि इतिहासकार था। 88 का आंसर डी। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 89 चीनी यात्रियों को काल कर्मानुसार लिखे? फाहियान, इत्सिंग, वेनसोंग, सुंगसुन लिखा हुआ है। सुंगसुन के जगह संयुगन होगा। क्या होगा? संयुगन। संयुगन। देखिए, इन इतिहासकारों में सबसे पहले आया था फाहियान, फाहियान के बाद संयुगन, इसके बाद इत्सिंग,
वेनसोंग, उसके बाद इत्सिंग, वेनसोंग उसके बाद इत्सिंग। इत्सिंग आया था, देखिए सुनिए, फाहियान, फाहियान 399 से 414 ईस्वी। इसके बाद संयुगन 515 से 520 ईस्वी। इसके बाद वेनसोंग 630 से 644। उसके बाद इत्सिंग 671-72, 671-72। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1 4 2 3, सॉरी 1 4 3 2, 1 4 3 2 है किसी में? नहीं है। ऑप्शन सी को बनाइए 1 4 3 2, ऑप्शन सी को बनाइए 1 4 3 2, ऑप्शन सी को बनाइए 1 4 3 2, 1 4 3 2। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन गलत है, 90 नंबर क्वेश्चन गलत है, काट लीजिएगा। 91, किस स्थल से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? 17 मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। लेखहिया उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के लेखहिया से। 91 बी, 91 बी, 91 बी। 90 का क्वेश्चन गलत है, काट दीजिएगा उसको। 91 बी, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? सिंधु नदी घाटी। 92 डी, 92 डी। 93, किस पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है? निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। किस पूरा पाषाण काल से पेउल, चॉपर, चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं? निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। 94 ए। 95, कौन सा कथन सही है? सब सही है इसमें। 95 डी, 95 डी। 96, किस प्रागैतिहासिक काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? मध्य पूरा पाषाण काल। 96 बी, 96 बी। 97, मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है? क्वार्टजाइट। किससे? क्वार्टजाइट। 97 ए। 98, ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं? उच्च पूरा पाषाण काल। 98 बी। 99, सोरापुत्स दोआब क्षेत्र एक उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। 99 ए। 100, माइक्रोलिथ किस काल से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल। कहां से? मध्य पाषाण काल। 100 का बी, 100 का बी। चलिए, आज के लिए इतना ही। इससे आगे अगले क्लास में हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।